इशू ऑफ शेयर्स के रेगुलेशन है 2020 के, और ये स्टूडेंट के लिए टेंशन बनी है कि जिनके पास पुरानी बुक्स हैं उसके अंदर ये वाले रेगुलेशन नहीं है, क्योंकि ये बाद में आए थे। ठीक, और जो नई बुक आ रही है उसके अंदर ये रेगुलेशन तो हैं, लेकिन उसने प्रोबेबली कंपनीज एक्ट वाले जो अमेंडमेंट्स आई थी उसको भी इंकॉर्पोरेट कर दिया, जो कि आपके एग्जाम में नहीं। तो बहरहाल ये रेगुलेशन इतने टफ नहीं है, इसको हम देख लेते हैं, उसको पढ़ लेते हैं। और इसको पढ़ने से पहले सर ये जो सेकंड अमेंडमेंट आई है, सेकंड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस, हाँ जी, उसे सब कुछ ही उड़ा दिया है फर्स्ट अमेंडमेंट वाला। सेकंड अमेंडमेंट कब आई है? सर ये आज या कल आई है। कल तो संडे था, फिर आज ही आई होगी। आज ही आई है, आज ही आई है, अच्छा आज ही आई है सर 27 को। अच्छा, आ जाइए। चलें, वो आपके लिए एग्जामिनेबल नहीं है, तो लिहाजा वो पहली अमेंडमेंट के अंदर जो भी परेशानियां थी लोगों की वो एड्रेस हो गई होंगी। तो अब लेकिन ये क्लैरिटी आ गई है। तो इसका फिर मतलब ये हुआ कि अगर कोई बुक अंडर पब्लिकेशन है तो वो बुक भी प्रॉब्लम में चली जाएगी। तो नेक्स्ट क्लास में हम चले उन चेंजेस को भी देख लेंगे। और चलते हैं जी आगे। ये नईम का है जी SRO 231। नईम, ये कौन सा SRO है यार? भाई जो रेगुलेशन 2020 है ना, ये अवेलेबल है SRO 231 के नाम से। ओके ओके, हाँ ये हमने आज पढ़ने हैं SRO 231 वाले जो नहीं हमने पढ़ने हैं। तो इसको जी लेके चलते हैं। इससे से पहले क्वेश्चन है सारा का कि पेनल्टी ऑफ सेक्शन 200 ओवरलैपिंग रेगुलेशंस कौन सी फॉलो करें। तो चलते हैं जी, ये दोनों पेनल्टीज को देख लेते हैं। इसके अंदर सेक्शन 200, क्योंकि आपका ओपन एग्जाम है, अगर वो पेनल्टी से वैसे क्वेश्चन नहीं डालेगा, लेकिन अगर डाल दे तो आपने बता देना जी लॉ के अंदर ये पेनल्टी और रेगुलेशन के अंदर ये पेनल्टी है। और जब कोर्ट केस होएगा तो बेसिकली जो वकील होएगा ना आपका, वो कहेगा जी जो इनमें से कम पेनल्टी है ना वो मैं आपको लगवाऊंगा, वो ये कह के फीस लेता रहेगा। तो ये जब लॉ के अंदर इस तरह की एनोमली आ जाती है ना, तो फिर वहां पर फिर लॉयर्स जो हैं उनके पैसे बनते हैं। और एक चीज मैं आपको पता चलूँ कि जो हमारा एक्ट या ऑर्डिनेंस होता है उसकी पावर ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू रेगुलेशन या रूल्स। तो एक्ट की बात को किसी भी कोर्ट में किसी भी फोरम के ऊपर ज्यादा वैल्यू दी जाएगी एज कम्पेयर टू रेगुलेशंस। ठीक है जी, तो चलते हैं। मेरे ख्याल से आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और फर्दर इशू ऑफ शेयर्स के रेगुलेशन पढ़ने से पहले हमें सेक्शन 82 और 83 पढ़ना आएगा। तो सेक्शन 82 के ऊपर चलते हैं, फिर 83 को पढ़ते हैं, फिर हम अपने रेगुलेशन की तरफ जाएंगे। 82 में ये कहता है जी कि अगर आपने डिस्काउंट के ऊपर शेयर इशू करने हैं तो फिर क्या सीन बनेगा। तो लॉ ये कहता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन इट शैल बी लॉफुल फॉर अ कंपनी टू इशू शेयर्स इन द कंपनी एट अ डिस्काउंट, कि कंपनी के लिए लॉफुल है कि वो डिस्काउंट के ऊपर शेयर इशू कर सकती है, लेकिन उसके लिए कंडीशन जो है ये लिखी हुई है कि जो डिस्काउंट आप शेयर इशू करें ना वो मस्ट बी ऑथोराइज्ड बाय स्पेशल रेजोल्यूशन पास्ड इन द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। स्पेशल रेजोल्यूशन जो जनरल मीटिंग में पास की जाएगी उसने उसको ऑथराइज करना, ठीक है जी आप डिस्काउंट के ऊपर शेयर्स दे दें, पहली बात। दूसरी बात, जो आपकी रेजोल्यूशन है उसने जो है वो स्पेसिफाई करना है नंबर ऑफ शेयर जो देने अपने रेट क्या होएगा, और जो लिमिट्स अभी नीचे जाके हम पढ़ेंगे वो लिमिट्स बतानी है, उससे एक्सीड नहीं करनी चाहिए जो आप डिस्काउंट दे रहे हैं। अब यहाँ पर जो एक अहम बात है ना, वो बात है जी लिस्टेड कंपनी की बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड कंपनी। listed companies के केस में discount shall only be allowed if the market price is lower than the par value of the shares for a continuous period of past 90 trading days immediately preceding the date of announcement by the board। कि लिस्टेड कंपनी के अगर आपने शेयर के ऊपर डिस्काउंट देना तो वो तभी दिया जाएगा अगर उस कंपनी के शेयर की जो प्राइस है वो पार वैल्यू से नीचे रही हो, यानी कि 10 रुपया पार वैल्यू होती है शेयर की, उससे नीचे रहनी है फॉर अ कॉन्टिन्यूस पीरियड ऑफ पास्ट 90 ट्रेडिंग डेज। ट्रेडिंग डेज पे ये संडे और सैटरडे नहीं आता, तो पिछले 90 डेज का रिकॉर्ड निकाला जाएगा और किसी भी दिन उसकी प्राइस जो है ना वो 10 रुपये को टच नहीं करनी चाहिए, उससे नीचे रहनी चाहिए।
अगर उससे नीचे रही है तो फिर आप डिस्काउंट के ऊपर शेयर दे सकते हैं। अगर उसने 10 रुपये को टच कर दिया फिर आप डिस्काउंट के ऊपर शेयर नहीं दे सकेंगे। अच्छा जी, उसके बाद यार ये थोड़ा सा स्क्रॉलिंग में, एक मिनट, नंबर डी पे चलते हैं। नंबर डी पे आती है द इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट मस्ट बी सैंक्शनड बाय द कमीशन, कि आपने कमीशन से जो भी आपने डिस्काउंट पे शेयर देना आपने उसको सैंक्शन करवाना है। यानी कि कमीशन से आपको अप्रूवल के लिए जाना पड़ेगा अगर आपने डिस्काउंट के ऊपर शेयर देना है। ये बात आप अपने पल्ले बांध लें, ये आपने भूल ही नहीं है। ऊपर स्पेशल रेजोल्यूशन पहले पास होगी, फिर कमीशन से सैंक्शन भी होगा। एक क्वेश्चन आ गया है कि सारा का, इन एवरी केस पार वैल्यू 10 ही लेनी है? नहीं, हर केस में 10 नहीं होगी। नॉर्मली 10 रुपये होती है, जो उसकी फेस वैल्यू होती है शेयर की, उसको पार वैल्यू बोलते हैं। 5 रुपये वाले शेयर भी हैं, 100 वाले भी फेस वैल्यू हो सकती है, तो वो उसकी पार वैल्यू है। तो चूंकि ज्यादातर कंपनीज के शेयर की वैल्यू 10 रुपये है, इसलिए हम उसको एग्जाम्पल के तौर पर यूज करते हैं ताकि इजी अंडरस्टैंडिंग हो सके। अब बात से कहना है कि सर मैंने अभी ज्वाइन किया, काइंडली बता दें कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया है। यार हमने टॉपिक स्टार्ट किया फर्दर इशू शेयर के, हमने रेगुलेशन पढ़ने हैं। वो रेगुलेशन पढ़ने से पहले हम कंपनीज एक्ट का सेक्शन 82 पढ़ रहे हैं और 83 पढ़ेंगे, फिर हम रेगुलेशन की तरफ जाएंगे। तो ये बात जो आपने अभी पल्ले बांध ली है कि अगर डिस्काउंट पे शेयर दिए जाएंगे तो कमीशन से सैंक्शन कराना जरूरी है। नीचे वो कहता है जी प्रोवाइडेड फर्दर दैट अप्रूवल ऑफ द कमीशन शैल नॉट बी रिक्वायर्ड बाय लिस्टेड कंपनी फॉर इशूइंग शेयर्स। अब यहाँ पर वो कह रहा है जी कि लिस्टेड कंपनी अगर होए तो उसको कमीशन से, एक खास केस है उसमें अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और वो केस क्या है कि आप अपने शेयर इशू कर रहे हैं एट अ डिस्काउंट if the discounted price is not less than 90% of the par value, कि जो डिस्काउंटेड प्राइस है वो पार वैल्यू के 90% से कम नहीं होगी। अब मैं इसको अंडरस्टैंड करने के वाले से एक एग्जांपल आपसे डाल के पूछ लेता हूँ कि समझे शेयर की पार वैल्यू 10 रुपये, और आप कहते हैं जी मैंने शेयर 9.5 पे इशू करना है, आप लिस्टेड कंपनी है, तो बताएं इस केस में कमीशन की सैंक्शन आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? यस और नो? और वेरी गुड, वेरी गुड, यहाँ तक आपकी अंडरस्टैंडिंग ठीक है। आप मुझे बताएं अगर आपने इस प्राइस पे शेयर इशू करना हो, लिस्टेड कंपनी है, तो सैंक्शन चाहिए कि नहीं चाहिए? ठीक हो गया। एक आखिरी सवाल पूछूंगा उसके बाद मैं समझूंगा, आपको समझ आ गया। एक कंपनी है, लिस्टेड नहीं है, वो अपना शेयर इस प्राइस पे 9.9 पे देना चाहती है, इसको सैंक्शन की जरूरत है कि नहीं है? सोच में पड़ गए। ओह वेरी गुड, सारा का जवाब आ गया जी कि है, और आवाज शाहिद का कहना भी है। ये बिल्कुल है, क्योंकि सिर्फ लिस्टेड कंपनी की उसने बात की। हम दोबारा देख लेते हैं लोग कि कमीशन की अप्रूवल नहीं चाहिए लिस्टेड कंपनी के केस में। ठीक है, अगर आप 10% से ज़्यादा डिस्काउंट दे रहे हैं तो फिर चाहिए होगी, अगर कम दे रहे हैं तो फिर जरूरत नहीं है। तो ये लिस्टेड कंपनी के केस में बाकी कंपनी जितनी भी हैं वो जितना भी एक पैसे का भी डिस्काउंट देंगी तो उनको कमीशन से सैंक्शन करवानी पड़ेगी। आगे जी ई की जो रिक्वायरमेंट है ये बड़ी जबरदस्त है। नॉर्मली तो कंपनी के ऊपर पाबंदी लगाई जाती है, ये वाली पाबंदी कमीशन के ऊपर लगाई जाती है। तो ये कहता है कि सच नो सच रेजोल्यूशन फॉर इश्यूएंस ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट शैल बी सैंक्शनड बाय द कमीशन, कि कमीशन जो है ना वो सैंक्शन ही नहीं कर सकता डिस्काउंट के ऊपर शेयर को इशू करना अगर ऑफर प्राइस जो है ना वो इससे कम हो। इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनीज, लिस्टेड कंपनी के केस में 90% ऑफ वॉल्यूम वेटेड एवरेज डेली क्लोजिंग प्राइस फॉर 90 days प्रायर टू द अनाउंसमेंट ऑफ द डिस्काउंट इशू, कि जो आपकी मार्केट प्राइस चल रही है आप वो निकालें पिछले 90 डेज की, उसका लें आप 90%। अगर उससे कम आप डिस्काउंट दे रहे हैं तो फिर कमीशन भी आपको सैंक्शन नहीं कर सकेगा। एग्जाम्पल के थ्रू इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि लास्ट 90 डेज की एवरेज प्राइस जो है, अज्यूम करते हैं जी वो आ रही है 8 रुपये। ठीक है,
आप इसके ऊपर डिस्काउंट देना चाहते हैं, उसने कहा जी कि इसके 90% से कम नहीं होनी चाहिए। 7.2 7.2 के बजाय अगर आप 7.1 पे शेयर ऑफर करना चाहते हैं तो क्या कमीशन इसकी सैंक्शन कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि उसने ये कहा कि जो आपकी लास्ट 90 डेज की प्राइस है, आपकी फिर जो ऑफर प्राइस है, न्यू ऑफर प्राइस, वो इसके 90% से कम नहीं होनी चाहिए, ये जो लास्ट आपकी 90 डेज की प्राइस आई थी उससे। अगर उससे कम होगी तो फिर क्या होगा कि कमीशन आप जो हैं वो भी अप्रूवल नहीं दे सकेंगे। अगर आप इसकी प्राइस रखें 7.3, तो क्या फिर सवाल को गौर से समझना, लिस्टेड कंपनी है आप, अगर आप 7.3 की प्राइस करें तो क्या आपको कमीशन से सैंक्शन करवाने की जरूरत है? अच्छा जी, सारा उस्मान इकबाल का कहना कि है, उस सालिया का कहना है कि कमीशन से सैंक्शन करवाने की जरूरत नहीं है। सालिहा मेरे ख्याल से पिछला वाला रूल भूल गई है और मोहम्मद नईम भी भूल गया है। पिछले वाला रूल भूल गए? पिछला रूल ये था कि पार वैल्यू से के 10% से डिस्काउंट अगर आप देंगे तो फिर आपको कमीशन के पास सैंक्शन के लिए जाना पड़ेगा। नहीं, अपना माइक ऑन करना है यार। अच्छा सर, वो मैंने पार वैल्यू की जगह उसको लास्ट 90 डेज का कर दिया 8 के साथ, ठीक है। हाँ, गलती ये ये हुई। पहला पहला रूल तो आपने देखना कि पार वैल्यू वाला रूल आपने अप्लाई करना है कि पार वैल्यू के 10% से ज्यादा डिस्काउंट तो नहीं है। अगर कम डिस्काउंट है फिर तो कमीशन के पास जाने की जरूरत ही नहीं है, जो हमने पढ़ा था हाँ फिर जी। कंपनी को। और अगर ज्यादा डिस्काउंट दे रहे हैं तो फिर आपका ये अगला थ्रेशोल्ड है कि एक जगह पे कमीशन पे हाथ खड़े कर देगा, यार मैं 7.2 से नीचे नहीं कर सकता। ठीक है जी, जिन लोगों ने नो जवाब दिया था उनको समझ आ गई कि नहीं आ गई? और ये डिस्काउंट भी सर तभी दे सकता है अगर ये इसकी मार्केट प्राइस जो है वो लास्ट 90 डेज में इसकी पार वैल्यू से नीचे हो। बिल्कुल सही आपने कहा। अगर नीचे की भीड़ आप डिस्काउंट दे सकते हैं, अगर वो ऊपर गया तो फिर आप नहीं दे सकते। किसी भी एक दिन में अगर ऊपर चली गया है तो फिर आप अगले 90 दिन इंतजार करेंगे अगर आपने डिस्काउंट देना। अच्छा जी, ये तो आपको पता ही है कि अगर लिस्टेड कंपनी के अलावा किसी भी कंपनी ने डिस्काउंट पे शेयर इशू करने हैं तो उसको कमीशन के पास जाना ही पड़ेगा, भले वो 10% से कम डिस्काउंट हो या ज्यादा हो। अदर देन लिस्टेड कंपनी हर केस में वहां पे जाना पड़ेगा। उस केस में कमीशन ये देखेगा कि ये जो दूसरी मेरे पास आई है कंपनी, इसकी जो ब्रेकअप वैल्यू है पर शेयर, और पर शेयर वैल्यू बेस्ड ऑन डिस्काउंटेड कैश फ्लो जो आ रही है उससे कम नहीं होनी चाहिए आपकी जो आप डिस्काउंटेड प्राइस है। एक तरफ वो डिस्काउंटेड प्राइस रखेगा, दूसरा फिर वो दिखेगा कि आपकी ब्रेकअप वैल्यू क्या आ रही है, तो आपकी ब्रेकअप वैल्यू जो आ रही है उससे नीचे नहीं जाना चाहिए। और एक शेयर की वैल्यूशन हम करते हैं बेस्ड ऑन डिस्काउंटेड कैश फ्लो। फ्यूचर कैश की प्रोजेक्शन आप बना के अगर आप पढ़ेंगे ना बिजनेस फाइनेंस डिसीजंस, तो उसके अंदर ये आपको डिटेल से पढ़ाया जाएगा। तो लॉ के अंदर आपने बस वो टर्म याद रखनी है, डिस्काउंटेड कैश फ्लो। तो इससे वो कंपेयर करेगा कमीशन। अगर उससे कम पे आप शेयर इशू करने लगे हैं, ज्यादा यानी कि डिस्काउंट देने लगे हैं, तो कमीशन जो है ना वो चाहते हुए भी आपको सैंक्शन नहीं दे सकेगा क्योंकि लॉ ने उसको मना कर दिया। अच्छा जी, ये क्वेश्चन है कि कैलकुलेशन दिखा दें सिंपलेस्ट फॉर्म में। किस चीज की कैलकुलेशन, ये डिस्काउंटेड कैश फ्लो की या ब्रेकअप वैल्यू की? क्योंकि अनलिस्टेड कंपनी है तो आप देखेंगे कि उसकी ब्रेकअप वैल्यू क्या आ रही है। ब्रेकअप वैल्यू ऐसे होती है कि आपकी इक्विटी जो आ रही है, इक्विटी आप लिख लेते हैं जिसके अंदर आपका होता है बेटा कैपिटल, और आपके होते हैं अनअप्रोप्रिएट प्रॉफिट नॉर्मली। वो आप यहाँ पे लिख लेते हैं 1000 का ये फॉर एग्जाम्पल और 1000 का ये है। इस टोटल लगाते हैं, ये आपके पास इक्विटी की वैल्यू आप कहते हैं जी मेरे जो शेयर है ना 100 शेयर हैं, तो आप इक्विटी को डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ शेयर से, तो ये आपकी आगे ब्रेकअप वैल्यू।
ये 10 से कम तभी जाएगी अगर आपका कोई अकोमोडेट प्रॉफिट नहीं बल्कि आपका लॉस है, तो अब आपकी ब्रेक वैल्यू 9 रुपीज़ पे आ गई है। अब अगर आप कहते हैं कि मैंने 9 रुपीज़ के बजाय 8 रुपए भी देना है शेयर, तो कमीशन जो है वो अपने हाथ से कर देगा जी कि मैं इसकी अप्रूवल नहीं दे सकता, लोगों ने मना किया है। बाकी जो डीसीएफ की जो कैलकुलेशन है ना, वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। वो अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में होती तो फिर सीएस की वैल्यू ही ना होती। वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। तो उसके अंदर फ्यूचर की सारी कैश फ्लो करके फिर प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है आपने, फिर आपके पास वो डीसीएफ आएगी, वो उसके लिए फिर थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम ज़्यादा चाहिए होगा। अच्छा जी, एफ के ऊपर चलते हैं। एफ पे वो ये कह रहा है कि जो डायरेक्टर्स हैं, स्पॉन्सर्स ऑफ लिस्टेड कंपनी शैल बी रिक्वायर्ड टू सब्सक्राइब देयर पोर्शन ऑफ प्रपोज्ड इश्यू एट वॉल्यूम वेटेड एवरेज डेली क्लोजिंग प्राइस ऑफ द शेयर्स फॉर 90 डेज़। ठीक है? तो जो डायरेक्टर्स एंड स्पॉन्सर्स हैं, उन्होंने क्या करना है, उन्होंने जो उसकी लास्ट 90 डेज़ की प्राइस आ रही थी ना, उन्होंने उसके ऊपर ही सब्सक्राइब करना है। उनको ज़्यादा डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा। इन्होंने उनको मना कर दिया, तो वो उसको उस पे भी बोलेंगे। और फिर जी पे कहता है कि नॉट लेस देन 3 इयर्स हैव elapsed since the date on which the company was entitled to commence business। जब कंपनी को बिज़नेस कमेंस करने के लिए एंटाइटल हुई थी, उसके बाद 3 साल गुज़र जाएँगे ना, फिर आप डिस्काउंट के ऊपर शेयर दे सकते हैं। तो हो सकता है आपका जो एग्ज़ामिनर है, वो आपको ऊपर की कैलकुलेशन में उलझा के एक जगह पे इनकॉर्पोरेशन या बिज़नेस इन्वेस्टमेंट की डेट लिख दे, जो उसको भी 3 साल ना हुए। तो आपने वहाँ लिख दिया इसको जब 3 साल पूरे होंगे, तो उसके बाद ये डिस्काउंट पे शेयर दे सकता है, और ये जो कैलकुलेशंस आ रही हैं, तो लास्ट 90 डेज़ की रेलेवेंट हो जाएँगी, क्योंकि जब वो डेट पूरी होएगी, फिर 90 डेज़ आपके स्टार्ट होंगे। नंबर एच, the shares at a discount must be issued within 60 days after the date on which the issue is sanctioned by the commission or within such extended time as the commission may allow। तो जब कमीशन आपको सैंक्शन कर देगा, तो उसके बाद आपके पास 60 दिन का टाइम है, जिसके अंदर आपने जो शेयर्स हैं इशू कर देने। जब कंपनी वगैरह चीज़ पास करेगी स्पेशल रेज़ोल्यूशन ऑथराइजिंग द इश्यू ऑफ शेयर्स एट अ डिस्काउंट, इट शैल अप्लाई टू द कमीशन फॉर एन ऑर्डर सैंक्शनिंग द इश्यू। तो ये एक उसने प्रोसीजर बात लिखी है कि जब आप अपनी रेज़ोल्यूशन पास करेंगे, तो फिर आप कमीशन को अप्लाई भी करेंगे जी कि आप हमें सैंक्शन भी कर दें, अगर एप्लीकेबल। बाकी जिसके अंदर कोई ख़ास अहम बात नहीं है। सेक्शन 82 जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए जी सेक्शन 83 के ऊपर। अच्छा जी स्टूडेंट्स, मैं ये समझता हूँ कि आप लोगों को ये थोड़ा आइडिया होगा कि राइट शेयर्स क्या होते हैं। ये कंपनी जब आपकी इनकॉर्पोरेट होती है, तो उस वक़्त जो उसके सब्सक्राइबर्स होते हैं, वो ये कहते हैं जी कि हम इतने-इतने शेयर ले लेंगे, इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे। उस इनकॉर्पोरेशन के बाद जितने भी कंपनी के शेयर्स इश्यू होंगे ना, वो तमाम के तमाम शेयर्स को आप सिर्फ़ एक्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दे सकते हैं। उनका राइट होता है उनको ये शेयर्स दिए जाएँ। जब आप बोनस शेयर इश्यू करते हैं, तो वो भी आप उन्हीं को देते हैं, राइट इश्यू देते हैं, तो वो भी आपने उन्हीं को देना होता है। तो उस तरह उनको आप शेयर्स दे देंगे, और कंपनी के अंदर जब भी फंड्स की ज़रूरत होती है, आप उसके अंदर पैसे डालते रहते हैं। और सेक्शन 83 इसी चीज़ को डिस्कस करता है, और ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट सेक्शन है। इसको आपने ज़रा इसके अंदर चीज़ें वो से देखनी हैं, और इसके अंदर जो है वो फर्स्ट अमेंडमेंट के थ्रू काफ़ी सारी चेंजेज़ आ गई थी। तो हमने ये पुराने वाला खोला है, जो कि दिसंबर में एग्ज़ामिनेबल है। लॉ ये कहता है कि वेयर द डायरेक्टर डिसाइड टू इंक्रीज शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी बाय इश्यू ऑफ फर्दर शेयर कैपिटल, सच शेयर्स शैल बी ऑफर्ड। ये शेयर आपने ऑफर करने के, जब भी आपने फैसला किया ना या शेयर कैपिटल इशू किया है, तो आपने ऑफर करने हैं टू पर्सन्स हु आर मेंबर्स ऑफ द कंपनी एट द डेट ऑफ द ऑफर। तो आपने सबसे पहली बात यह है कि जो कंपनी के शेयर होल्डर है ना, जो मेंबर्स हैं, उन्हीं को ऑफर करने हैं, पहली बात। दूसरा, आपने इन प्रोपोर्शन टू द एग्जिस्टिंग शेयर हेल्ड इन प्रोपोर्शन टू द एग्जिस्टिंग शेयर्स हेल्ड। तो जो उन्होंने ऑलरेडी शेयर हेल्ड किए हैं, उसके प्रोपोर्शन में आपने उनको शेयर इश्यू करने हैं। जिसके पास 200 शेयर हैं, उसको ज़्यादा मिलेंगे, जिसके पास 100 शेयर हैं, उसको कम शेयर ऑफर किए जाएँगे। और आपने ऑफर करने हैं बाय सेंडिंग अ लेटर ऑफ ऑफर, और उनको आप ऑफर लेटर भेजेंगे जी, आपके शेयर बनते हैं, अगर आप लेना चाहते हैं तो पैसे जमा करें, अपने शेयर्स लें। कंडीशन पहली बात ये है जी कि शेयर्स सो ऑफर्ड शैल बी स्ट्रिक्टली इन प्रोपोर्शन टू द शेयर्स ऑलरेडी हेल्ड इन रिस्पेक्टिव काइंड्स एंड क्लासेस। तो जब भी आप अपने शेयर ऑफर करेंगे, तो आप वो प्रोपोर्शन में होने चाहिए।
ठीक है जी, प्रपोर्शन स्ट्रिक्ट होना चाहिए। एक क्वेश्चन आ गया कि जब भी फर्दर शेयर इशू करने हैं तो ऐसा करेंगे, नॉर्मल पब्लिक को नहीं कर सकते। हाँ जी बिल्कुल, जब भी आपने शेयर ऑफर करने हैं, सबसे पहले आपने जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनका राइट आपने ये उनको शेयर देने हैं। हम इसको वैसा ऐसा आगे बढ़ते जा रहे हैं। पहली बात ये वाली जो है ना, क्लियर कट आपके जहन में आ जानी चाहिए। नंबर 2 पे वो ये कहता है कि जो आप ऑफर लेटर भेजेंगे, उसने नंबर बताना है, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड, 60 बंदे का कि हम आपको इतने शेयर ऑफर कर रहे हैं। लिमिटिंग द टाइम, आपने टाइम बताना जी, ये टाइम है जो कि 15 दिन से कम नहीं होना चाहिए और 30 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ ऑफर विद इन विच द ऑफर अगर एक्सेप्ट ना की गई तो शैल बी डीम टू हैव बीन डिक्लाइंड। क्या उसमें देंगे जी, आपके फॉर एग्जाम्पल आपके पास 1000 शेयर है तो वो कहता है 10% का राइट इशू है, तो वो आपको लिखेगा लेटर में कि जी आप 100 शेयर ले सकते हैं और अगले 15 दिन से 30 दिन के दरमियान में एक डेट डालेगा कि इस डेट तक अगर आपने इस ऑफर को एक्सेप्ट ना किया, पैसे ना भिजवाए हमें, तो हम फिर ये समझेंगे कि आपने ऑफर को डिक्लाइन कर दिया। ठीक है जी, नॉर्मल जो शेयर कैपिटल हम इंक्रीज करते हैं वैसे ही करते हैं। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर लेटर भिजवाते हैं, उनसे पैसे आते हैं, पैसे बैंक में जमा करके उनको शेयर इशू कर दिया जाता है। अब बात आ गई जी लिस्टेड कंपनी की। इन द केस ऑफ लिस्टेड कंपनी, एनी मेंबर, कोई भी यानी कि शेयर होल्डर जो कि इंटरेस्टेड नहीं है टू सब्सक्राइब में एक्सरसाइज द राइट टू रिनाउंस द शेयर्स ऑफर्ड टू हिम इन फेवर ऑफ एनी अदर पर्सन। तो लिस्टेड कंपनी के केस में क्या होता है कि आपके जो लेटर ऑफ राइट आते हैं ना, उसको लेटर ऑफ राइट बोलते हैं, वो आप किसी दूसरे बंदे को सरेंडर भी कर सकते हैं, उसके फेवर में रिनाउंस भी कर सकते हैं। लेकिन वो बिफोर द डेट ऑफ एक्सपायरी जो ऑफर लेटर में लिखी हुई है ना, तो उस डेट से पहले आपने करना होता है। अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपसे एग्जांपल के तौर पे पूछता हूँ कि एक कंपनी है जिसका मार्केट में शेयर है 100 रुपए का, और वो अपने मेंबर्स को कहती थी मैं आपको राइट शेयर दे रही हूँ, अज्यूम करें जितने शेयर थे उतने ही इक्वल उसने शेयर इशू कर दिया, लेकिन आपको 100 के बजाय ये शेयर 10 रुपए में मिलेगा क्योंकि आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं, हम आपको 10 रुपए में फेस वैल्यू पे शेयर दे रहे हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि जिसको ये लेटर ऑफ राइट मिलेगा, वो अगर मार्केट में ये किसी दूसरे बंदे को ये देना चाहे लेटर, तो कितने प्राइस में अंदाजा उसको देना चाहिए? फ्री में दे देना चाहिए कि कोई वैल्यू लेनी चाहिए उसकी? क्वेश्चन ये है कि आपके पास कंपनी के शेयर्स हैं और शेयर की मार्केट वैल्यू है 100 रुपया। आपको कंपनी से एक लेटर आया कि जी आपके इतने शेयर्स हैं जो कि हम 10 रुपए पे आपको दे रहे हैं, यानी कि मार्केट प्राइस है 100 रुपये, आपको मिल रहा है 10 रुपये में। आपके पास पैसे नहीं है, आप वो मार्केट में शेयर लेटर ऑफ राइट को बेचना चाहते हैं, तो उसकी प्राइस क्या होनी चाहिए? मार्केट में कितने का बिकना चाहिए? फ्री में मिलना चाहिए कि? एक तो उसने कहा है जी कि मेंबर एक्सेप्ट ही ना करे। एक्सेप्ट तो वो नहीं करेगा, लेकिन अगर वो एक्सेप्ट कर ले तो उसको 90 रुपये का फायदा तो हो सकता है। नहीं जी, एग्जिस्टिंग मेंबर को नहीं दे सकता, वो मार्केट में किसी को भी दे सकता है, इन फेवर ऑफ एनी अदर पर्सन। 10 से ऊपर होनी चाहिए, यानी कि आप कह रहे हैं आप पास के 11 रुपए में आप बेच देंगे उसको। नॉर्मली वो उनसे ये कहेगा कि देखिए जी मैं आपको ये दे रहा हूँ लेटर ऑफ राइट, इसके बाद आप जब ये 10 रुपये कंपनी को देंगे ना, तो आपको तकरीबन 100 रुपये वाला शेयर मिल जाएगा, तो 90 रुपये का आपका वैल्यू बढ़ जाएगी। तो वो कहेगा जी कि 90 चले, आप मुझे 80 या 70 दे दें, 90 से कम, 90 के राउंड राउंड वो वहां से पैसे ले लेगा। हाँ जी, और ये जिस तरह शेयर मार्क स्टॉक मार्केट में ट्रेड होते हैं ना, इस तरह से ये लेटर ऑफ राइट भी ट्रेड होते हैं। इसमें बल्कि एक अभी रिसेंटली एक वाकया भी हुआ है, कंपनी का नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा। उसमें हुआ ये कि उनके लेटर ऑफ राइट, उस कंपनी का शेयर की कोई वैल्यू थी 12 या 13 रुपए की, और लेटर ऑफ राइट आए तो एक लड़का था, उसने देखा यार ये कंपनी के शेयर तो 12 रुपए का होता है, तो ये तो इसका शेयर बिक रहा है 1 रुपए में, 2 रुपए में। वो असल में लेटर ऑफ राइट बिक रहे थे, उसके साथ ना आर लिखा होता है। तो उसने कोई तकरीबन 5 लाख रुपए के तकरीबन लेटर ऑफ राइट जो है वो परचेज करके वो खुश होता रहा और ये समझता था कि वो शेयर्स खरीद रहा है, और उसने जनाब ये लेटर ऑफ राइट परचेज कर लिए। बाद में उसने, उसका कोलीग यानी कि उसका दोस्त मेरे ऑफिस में काम करता है, उसने मुझे कहा कि सर ये शेयर बड़े नीचे आए हुए हैं,
वो अब वो ऊपर चढ़ रही प्राइस, उसने 1 रुपये में लिया था और वो 12 रुपये प्राइस है, तो ये जरा समझ नहीं आ रही है उसका क्या इसमें सीन क्या बना। मैंने जब उसके केस को देखा तो मैंने कहा यार ये तुम्हारे दोस्त ने जब लेटर ऑफ राइट परचेज किए थे तो उसके पैसे जमा नहीं करवाए उसने। जी पैसे कौन से जमा करवाने थे, पैसे देके तो ये लेटर ऑफ राइट लिए हैं। तो 5 लाख रुपए दिया उनको। मैं कहा यार 5 लाख के तो लेटर परचेज किए हैं, इसके बाद सब्सक्रिप्शन मनी भिजवानी थी। वो कहता जी वो कहाँ से हम भिजवाए। वो बहरहाल अल्लाह माफ करे, वो बेचारे का यानी कि आप समझे खून पसीने की कमाई जो है ना वो गारत होगी इस चक्कर में कि वो लेटर ऑफ राइट परचेज करता। तो इस तरह के भी वाकयात ये मतलब जिंदगी में पहले भी ये वाकया नजर आया कि इस तरह भी कि कोई बंदा जो है वो बेवकूफ बन गया और वो लेटर ऑफ राइट परचेज करके समझता रहा कि वो शेयर परचेज कर रहा है। तो ये नॉर्मली ट्रेड हो रहे हैं मार्केट के अंदर, और चूंकि लॉ ने अलाउ किया है जो हम पढ़ रहे हैं, तो इस वजह से वो ट्रेड हो रहे हो। जी उसको रिटर्न में जो है वो एक लेसन मिला कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी है तो किसी से मशवरा करके कर ले तो बेहतर रहेगा। ये उसने लेसन 5 लाख रुपए में सीखा। और बाकी उसके वो सारे पैसे ऑब्वियसली ज़ाया हो गए, क्योंकि ड्यू डेट होती है, ड्यू डेट पे अगर सब्सक्रिप्शन आप जमा नहीं करवाएंगे तो नुकसान हो जाएगा। चलते ही नंबर 4 के ऊपर। नंबर 4 पे कहता है जी इफ द होल और एनी पार्ट ऑफ द शेयर्स ऑफर्ड अंडर दिस सेक्शन इज डिक्लाइंड और इज नॉट सब्सक्राइब, या वो हमारे दोस्त वाला केस है क्योंकि उसने सब्सक्राइब ही नहीं किए ना वो शेयर्स, ले तो लिए लेटर लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए। उस केस में डायरेक्टर जो हैं वो मे अलॉट सच शेयर्स इन सच मैनर एज दे मे डीम फिट। फिर डायरेक्टर के पास पावर आ जाती है कि वो इन शेयर्स को जैसे भी डिस्पोज ऑफ करना चाहें कर सकते हैं विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द क्लोज ऑफ द ऑफर एज प्रोवाइडेड अंडर फलाना फलाना क्लास जो भी है। तो 30 दिन के अंदर उन्होंने फिर वो फिर ये शेयर चाहे खुद ले सकते हैं, चाहे किसी कंपनी सेक्टर को दे दें, चाहे किसी भी बंदे को भेज दें, फिर उनके पास चॉइस होती है जिसको भी बेचना है बेच दें। प्रोवाइड दैट अ पब्लिक कंपनी जो है मे रिजर्व अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ फर्दर इशू फॉर इट्स एम्प्लॉइज अंडर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम के तहत अगर कोई कंपनी रिजर्व करना चाहे परसेंटेज तो रिजर्व कर सकती है टू बी अप्रूव्ड बाय द कमीशन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर। तो अगर आप अपने एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम के तहत शेयर्स देना चाहते हैं, शेयर होल्डर को नहीं देना चाहते बल्कि अपने एम्प्लॉइज को देना चाहते हैं, तो आपने स्कीम को अप्रूव करवाना है कमीशन से। जिसका प्रोसीजर आप हम पढ़ेंगे हमारे रूल्स के अंदर लिखा है, वो पढ़ के आप अप्रूव कराएंगे फिर आप अपने एम्प्लॉयज को शेयर्स दे सकते हैं। Subject to approval of the commission, right shares can also be offered to any person in the case of public company on the basis of a special resolution either for cash or for a consideration other than cash। तो कमीशन से अप्रूवल लेके ये किसी का क्वेश्चन था जी पब्लिक को शेयर कैसे ऑफर करेंगे, तो वो ये जो सेक्शन है इसकी प्रोविजन बी के तहत क्या करेंगे, कमीशन से अप्रूवल लेंगे और ये राइट शेयर फिर किसी को भी ऑफर कर सकते हैं। जब आपने फिर पब्लिक ऑफर करने होते हैं तो आप इस सेक्शन के अंडर उसकी अप्रूवल लेते हैं, और वो आप कैश पे भी दे सकते हैं और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश भी दे सकते हैं। और लॉ में मैंने आपको कहा था कि जहाँ पे लिखा हुआ ना कि कैश, तो कैश का मतलब ये नहीं है कि आपने करेंसी नोट काउंट करके देने हैं। कैश का मतलब ये है कि रुपीज मिलने चाहिए, करेंसी आपके अकाउंट में आनी चाहिए। वो थ्रू बैंक ड्राफ्ट भी आ सकती है, क्रॉस चेक के थ्रू भी आ सकती है और अदर मीन्स के थ्रू आ सकती है। और अदर देन कैश होता है कि आप कोई मशीन दे दें, कोई लैंड दे दें, कोई बिल्डिंग दे दें और उसके हिसाब। और ये जो है नॉन कैश एसेट की वैल्यू है उसने कहा जी कि वो कोई आपका वैल्यू जो है ना वो डिटरमिन करेगा। लेटर जी साइन करेंगे दो डायरेक्टर्स और आपने डिस्पैच करना है थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट या कोरियर और इलेक्ट्रॉनिक मोड to all existing members ensuring that it reaches the members before the commencement period for the acceptance of offer कि उनको ये पहुंच जाए किसी ना किसी तरीके से। तो अली का कहना सर है ये कि जी अली। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो अदर देन राइट इश्यू शेयर्स हैं, ये जनरल पब्लिक को नहीं किसी मतलब एक मखसूस लोगों को ही दे सकते हैं ना, ये उनको ऑफर लेटर जाएगा। किस केस में? सर ये जो भी हम पढ़ रहे हैं अदर देन राइट इश्यू जो शेयर्स हैं, तो अदर देन राइट इशू है, हाँ जी, वो फिर आप दूसरे लोगों को ऑफर करेंगे जी आप ये शेयर ले लें। मतलब ओवरऑल जनरल पब्लिक को नहीं, वो आईपीओ होगा। वो आईपीओ का वो प्रोस्पेक्टस के थ्रू आप उनको ऑफर करेंगे। ठीक है। आप किसी बैंक को भी दे सकते हैं, किसी और उधारे को भी दे सकते हैं, लेकिन आप स्पेशल रेजोल्यूशन पहले पास करेंगे और कमीशन से सेक्शन करवाएंगे, उसके बाद आप फिर दे सकते हैं किसी को शेयर्स।
नंबर 3 पे वो ये कहता है कि कॉपी ऑफ द लेटर जो है वो आपने साइमल्टेनियसली रजिस्ट्रार को भी भिजवा दें। जब आप मेंबर को भेजेंगे तो रजिस्ट्रार को भी कॉपी भिजवा दें। आगे कहता है नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग अंडर दिस सेक्शन वेयर लोन हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनी गवर्नमेंट बाय अ पब्लिक सेक्टर कंपनी, अगर कोई लोन लेता है गवर्नमेंट से और अगर गवर्नमेंट ये समझती है कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में है तो वो डायरेक्शन दे सकती है कि सच लोन और एनी पार्ट शैल बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स इन दैट कंपनी। तो गवर्नमेंट वो अपने लोन को शेयर में कन्वर्ट करना चाहे तो करवा सकती है डायरेक्शन देके, जो भी उसको कंडीशन अच्छी लगती है उस कंडीशन के ऊपर, तो ये लोन जो है वो कन्वर्ट हो सकता है। और गवर्नमेंट ने इन बातों का ख्याल रखते हुए ये डायरेक्शन देनी है कि जिसको लोन को शेयर्स में कन्वर्ट कर दें। अच्छा, नॉर्मली कंपनीज में ये मसला आ जाता है जब गवर्नमेंट कहती है या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहता है कि लोन कन्वर्ट कर दें तो आपका जो ऑथराइज कैपिटल है वो छूट जाता है। तो लॉ ने ये कहा कि नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दी एक्ट और किसी दूसरे लॉ में या मेमोरेंडम में, जब आपका जो ऑथराइज कैपिटल कंपनी का फुली सब्सक्राइब हो गया है और अनसब्सक्राइब कैपिटल जो है वो इनसफिशिएंट है, तो सेम शैल बी डीम्ड टू हैव बीन इंक्रीज्ड टू द एक्सटेंट नेसेसरी फॉर इशू ऑफ शेयर्स टू द गवर्नमेंट, शेड्यूल्ड बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। आप अगर इनको शेयर इशू करते हैं ना, अगर आपका ऑथराइज कैपिटल कम भी है ना, तो लॉ ये कहता है जी कि आप अपने शेयर इशू कर सकते हैं। सेम शैल बी डीम्ड टू हैव बीन इंक्रीज्ड, वो इंक्रीज समझा जाएगा ये इंक्रीज हो चुका है, लेकिन उसके लिए वो नीचे ये कहता है कि आपने उसका फॉर्म फॉर्म जब वो बाद में सब्सिडी वहाँ पे जमा करवा दें। लेकिन ये था कि सेक्शन 83, 82 और 83 जो कि बड़े इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये आपको अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। इसके बाद हम चलते हैं जी अपने फर्दर इशू ऑफ शेयर्स के रेगुलेशन की तरफ। कोई क्वेश्चन अगर आपका है पूछना चाहें तो आप लोग पूछ सकते हैं। ये जो रेगुलेशन हैं ये इनके ऊपर उसने कहा जी कि कंपनीज के ऊपर अप्लाई होंगे जो कि फर्दर कैपिटल इशू कर रही हैं बाय वे ऑफ राइट शेयर्स, अगर वो राइट शेयर्स दे रही हैं या अदर देन राइट शेयर्स हैं, कमीशन से अप्रूवल लेकिन किसी और को दे रही हैं, बोनस शेयर अगर कंपनी ने देने हैं तो रेगुलेशन अप्लाई हो जाएंगे। इम्प्लाई स्टॉक ऑप्शन स्कीम तो उसके ऊपर हो जाएंगे अप्लाई। और शेयर्स विद डिफरेंट राइट्स इंक्लूडिंग प्रेफरेंस शेयर्स, अगर ये आपने शेयर इशू करने हैं तो उसके ऊपर अप्लाई हो जाएंगे। नहीं, ये सोबर क्या है यार? सर इसका निमोनिक बनाया हुआ है। अच्छा ठीक है, ऐसा आपने यहाँ से लिया है और ओ आपने यहाँ से लिया है और बी यहाँ से लिया है, सोबर। गुड। लेकिन राइट इशू की कंडीशन जो है वो बड़ी सिंपल सी हैं। ये पढ़ने से पहले एक क्वेश्चन आ गया कि अदर देन राइट इशू क्या होता है। अदर देन राइट इशू ये होता है कि जिन लोगों का राइट है ना, राइट है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का, उनके अलावा आप किसी और को अगर शेयर्स देंगे, जैसे पब्लिक को दे दें या किसी बैंक को दे दें, तो वो अदर देन राइट है। राइट का ऑपोजिट क्या होता है? एक स्टूडेंट से पूछा तो उसने कहा जी राइट का ऑपोजिट होता है रॉन्ग। तो राइट शेयर्स होते हैं तो रॉन्ग शेयर होने चाहिए थे, वो मैं रॉन्ग शेयर नहीं होंगे यार, उसको अदर देन राइट बोलेंगे। बल्कि राइट का एक ऑपोजिट लेफ्ट भी होता है, राइट शेयर्स और लेफ्ट शेयर्स। तो लेफ्ट शेयर का मतलब है कि अदर देन राइट। जैन अली का जी क्वेश्चन है कि ये रेगुलेशन एग्जामिनेबल है या 2018 में? तो जैन अली ये सिलेबस आपको मैं दिखाता हूँ जो कि आई कैप इशू किया हुआ है, तो आपकी रूट इसलिए इंशाल्लाह हो जाएगी। ये सिलेबस है आई कैप का, तो इसमें 2020 वाले जो एग्जामिनेबल है, लिहाजा अब आप दिल लगा के पढ़ें, बेदिली से नहीं पढ़ें, ठीक है। वो कहता है जी लिस्टेड कंपनी इशूइंग राइट शेयर्स शैल कंप्लाई विद द फॉलोइंग जनरल कंडीशंस। सबसे पहला वो कहता है जी कि हमने वहां पे पढ़ा था कि आप ऐसा वो डिस्काउंट में पढ़ा था, ठीक है जी। वो कहता है जी बोर्ड शैल अप्रूव द डिसीजन टू इंक्रीज शेयर कैपिटल।
तो ये बोर्ड ने फैसला करना है कि जी हमने शेयर कैपिटल इंक्रीज करना है, और ये जो डिसीजन है ये आपने कम्युनिकेट करना है ऑन द सेम डे टू द कमीशन एंड टू द स्टॉक एक्सचेंज फॉर पब्लिक डिसएमिनेशन। ठीक है, तो सेम डेट के ऊपर आपने उनको भी इन्फॉर्म करना है कि हमारे बोर्ड ने फैसला किया है, हम राइट इशू करने लगे। फ्रैक्शनल शेयर्स इफ एनी शैल नॉट बी ऑफर्ड, फ्रैक्शनल शेयर को आप ऑफर नहीं करेंगे। एंड ऑल फ्रैक्शंस लेस देन अ शेयर शैल बी कंसोलिडेट करेंगे and disposed of by the company, and the proceeds from such disposition shall be paid to such of the entitled shareholder as may have accepted such offer। इसकी समझ आ गई आप लोगों को? हाँ या ना में जवाब देना बस। वेरी वेरी, दो बंदों को समझ नहीं आई और तीसरे को समझ नहीं आई। चलिए, तीन बंदों को समझ नहीं है तो हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। फ्रैक्शनल शेयर्स ये होते हैं, ये हम जाते हैं एक्सेल की फाइल के ऊपर अंडरस्टैंड करने के लिए, कि आपका 100 शेयर है, नहीं फारिज आपके पास है 50 शेयर्स, और शाहिद के पास है जी 15 शेयर्स। ठीक है, हम नहीं कहते जी कि हम बोलिए इसके 25 कर लेते हैं, 10% शेयर दे रहे हैं। एक मिनट होल्ड करना पड़ेगा, मैं चार्ज दूंगा। अच्छा जी, ये आपके शेयर से होने की 10% आपको हम राइट ऑफर देने लगे हैं, तो इसके बन गए जी 10, और इनके बने 2.5 शेयर एंड 1.5 शेयर। अब वो कह रहे जी कि ये जो फ्रैक्शनल शेयर है ना 0.5, ये नहीं आपने देना, ये आप इसका माइनस कर दें, इसको आप देंगे जी आपके 2 शेयर बनते हैं, इसके पैसे जमा करवाएं और ले लें। तो इस इन नंबर ऑफ शेयर्स के जो ऑफर लेटर है ना वो आपको रिसीव होंगे। ये जो फ्रैक्शनल शेयर्स हैं इसका अगर हम टोटल करें ये बन जाएगा 1 शेयर। ठीक है, यहाँ तक अगर आपको समझ आ गया तो प्रोविजन को दोबारा देख लेते हैं। फ्रैक्शनल शेयर शैल नॉट बी ऑफर्ड, ये ऑफर नहीं किए जाएंगे। एंड ऑल फ्रैक्शन जो लेस देन शेयर है शैल बी कंसोलिडेट की जाएगी, हमने कंसोलिडेट कर दी। एंड डिस्पोज ऑफ बाय द कंपनी, और डिस्पोज कंपनी उसको बेच देगी। अच्छा, जो कंपनी बेचेगी यहाँ पे, या वो या जो उसका लेटर ऑफ राइट है उसको बेच देगी, उसके बाद जो प्रोसीड्स आएंगी लेटर ऑफ राइट बेचने की, फ्रॉम सच डिस्पोजिशन शैल बी पेड टू सच एंटाइटल्ड शेयर होल्डर्स, जो एंटाइटल थे ना जिनका ये काटे गए थे शेयर आधे आधे, उनको दिए जाएंगे एज में हैव एक्सेप्टेड सच ऑफर। अगर उन्होंने ऑफर एक्सेप्ट की होती तो उनको जो पैसे मिलने थे उनको मिलते। ठीक है जी, तो ये मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है। अगर भी नहीं हुआ कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं और टाइप क्वेश्चन डाल के भी पूछ सकते हैं।
वेरी गुड। अच्छा जी, सारा कहना जी वो जो बाय बैक ऑफ शेयर्स में ट्रेजरी शेयर्स को डिस्पोज ऑफ करने का एक मेथड एम्प्लॉय शेयर ऑप्शन स्कीम में दिया है, इसी रेगुलेशन के अंडर करेंगे। हाँ जी, वो जो एम्प्लॉय शेयर ऑप्शन स्कीम है वो इसी के अंडर आएगी हमारे। थ्री में कहता है जो डिसीजन ऑफ द बोर्ड है वो क्लियरली बताएगा ये वाली चीजें, क्वांटम ऑफ इशू के कितना आपका साइज का, साइज क्या उसका, इशू साइज। अच्छा, ऊपर वो कह रहा है जी कि क्वांटम ऑफ इशू का मतलब है कि परसेंटेज ऑफ एग्जिस्टिंग पेड कैपिटल आपने बताना है, 10% है, 20% है, 25% है, आपने पर्पस आपने बताना है, यूटिलाइजेशन क्या करेंगे जब पैसे आ जाएंगे तो। पर्पस जब बता दिया तो यूटिलाइजेशन के अंदर ये बताना होता है कि ये कहाँ कहाँ कितने कितने पैसे खर्च हुए। बेनिफिट्स ऑफ द इशू टू द कंपनी और शेयर होल्डर, क्या फायदा होगा, रिस्क कितने हैं, जस्टिफिकेशन फॉर द इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट टू फेस वैल्यू। अगर आप प्रीमियम डिस्काउंट पे दे रहे हैं तो आपने उसकी फिर जस्टिफिकेशन भी साथ दे देनी है, और ये आपने मेंशन करना है बोर्ड के अपने डिसीजन में, उसके बाद मेंशन करना है। नंबर 4, जहां पर अनाउंसमेंट जो है बोनस की और राइट इशू की साइमल्टेनियसली की गई है कि हम बोनस शेयर भी दे रहे हैं, राइट शेयर भी दे रहे हैं, तो रेजोल्यूशन ने बताना है कि वेदर सच बोनस शेयर क्वालिफाई फॉर राइट एंटाइटलमेंट और नॉट। जो बोनस शेयर दिए जा रहे हैं इनके ऊपर राइट शेयर्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, क्लियर और नॉट। क्लियर। एक क्वेश्चन है जी कि ये जस्टिफिकेशन की कोई एग्जांपल दे दें कि अगर आप प्रीमियम पे दे रहे हैं तो आप उसमें लिखेंगे कि क्योंकि हमारी कंपनी जो है वो प्रॉफिटेबल चल रही है और कंपनी की मार्केट वैल्यू बड़ी अच्छी है, इसलिए हम इसके ऊपर ये प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं। प्रॉफिटेबिलिटी जो है ना वो प्रीमियम की जस्टिफिकेशन होती है और लॉसेस जो है वो डिस्काउंट की जस्टिफिकेशन। अच्छा जी, उसके बाद एक क्वेश्चन आ गया कि बोनस शेयर और राइट शेयर में फ़र्क क्या होता है। राइट शेयर बेसिकली ये होता है कि राइट शेयर एक आपको लेटर दिया जाता है कि अगर आपने ये शेयर्स लेने हैं तो पैसे जमा करवाएं फिर आपको शेयर मिलेगा, वो राइट शेयर होता है। राइट शेयर के अंदर आपको पैसे जमा करवाने पड़ते हैं। बोनस शेयर के अंदर क्या होता है कि आपको जो प्रॉफिट्स बढ़े होते हैं ना, अकोमोडेटेड प्रॉफिट्स, आप वहां से उसके पैसे पेड कैपिटल में ट्रांसफर कर लेते हैं और उनको शेयर वैसे भिजवा देते हैं विदाउट एनी मेकिंग एनी पेमेंट, तो वो आपको बोनस के तौर पर मिल जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, बोनस शेयर होते हैं। और इसको बोनस डिविडेंड भी कुछ लोग कहते हैं। आगे वो कहते हैं जी कि जब आपने ये हमने 5 4 नंबर लिखे, 5 नंबर जो लेटर है जो हमने सेक्शन 83 में वगैरह जी आपने देना है, और जो इन्फॉर्मेशन आपने देनी है वो तमाम मेंबर्स को भिजवानी है, कॉपी आपने भिजवानी है, रेजोल्यूशन की एक्सट्रैक्ट भी आपने भिजवा देना। सिंपल सी रिक्वायरमेंट है। लिस्टेड कंपनी जो इशू है राइट शेयर इशू कर सकती है एट फेस वैल्यू और एट प्रीमियम टू फेस वैल्यू, provided that the directors or substantial shareholder of the company undertake in writing that if they will subscribe the right shares to be offered to them as per their right entitlement or arrange subscription for the same through other persons। तो लिस्टेड कंपनी ने जब भी शेयर इशू करने हैं, बेशक फेस वैल्यू पे करें या प्रीमियम पे करें, तो उन्होंने एक अंडरटेकिंग देनी है कि वो अपने शेयर सब्सक्राइब करेंगे। ऐसा ना हो कि वो अपने भी जो लेटर ऑफ राइट है वो मार्केट में बेचना शुरू कर दें। ठीक है, सब्सक्राइब करेंगे या वो उसकी सब्सक्रिप्शन अरेंज करेंगे, किसी एक ऐसा बंदा लेकर आएंगे जो कहेगा जी मैं इनके जो है लेटर इसके अगेंस्ट सब्सक्रिप्शन दूंगा और ये शेयर्स मैं ले लूंगा। सवाल है क्वेश्चन है कि व्हाई वुड वी इशू राइट शेयर्स एट प्रीमियम। प्रीमियम पे शेयर राइट शेयर इससे इशू करते हैं कि आप अपना पेड अप कैपिटल की बेस को नॉर्मली कुछ कंपनी से बढ़ाना नहीं चाहते, क्योंकि अगर वो बेस बढ़ जाए तो फिर फ्यूचर में जितने भी आपने डिविडेंड्स पे करने ना 10% 20% वो बढ़ी हुई बेस के ऊपर पे करने पड़ते हैं, और कंपनी को पैसों की जरूरत होती है ज्यादा, तो फिर वो कहते हैं यार प्रीमियम पे इशू कर देते हैं, मार्केट वैल्यू तो 30 रुपये चल ही रही है, तो 25 के हिसाब से पैसे आ जाएंगे हमारे पास, तो हमारी जो पेड अप कैपिटल की बेस है वो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, तो फ्यूचर के जो डिविडेंड्स हैं वो कम देने पड़ेंगे। एक उसकी मेजर रीज़न ये होती है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगर आप लिस्टेड कंपनी जब राइट शेयर इशू कर रही है, जो बैलेंस ऑफ द राइट इशू इज अंडर रिटन, तो जो स्पॉन्सर्स के अलावा बाकी पोर्शन है वो कह रहे हैं जी उस सारे के सारे को आपने अंडर राइट करवाना है।
थ्रू एटलीस्ट 2 अंडरराइटर्स, कम से कम 2 अंडरराइटर हों। अंडरराइटर होते हैं जो ये कहते हैं कि अगर पब्लिक ने शेयर ये ना लिए तो हम ये शेयर परचेज करते हैं। वो आपकी एसोसिएट कंपनी नहीं होनी चाहिए, और उसने एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे दे दी है। An underwriter may enter into sub-underwriting arrangements through sub-underwriting agreements in writing, provided that such sub-underwriter is licensed by the Commission to undertake underwriting of securities. जो अंडरराइटर है वो आगे सब अंडरराइटिंग एग्रीमेंट्स कर सकता है। सिंपल वो ये कहना चाह रहा है। देखिए सेक्शन 82 हमने पढ़ा था, तो लॉ ये कह रहा है कि उसकी रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करते हुए एक कंपनी जो है वो राइट शेयर जो है डिस्काउंट के ऊपर भी इशू कर सकती है। उसकी कंडीशन क्या है कि इशू इज अंडर रिटन इन दी फॉर्म एंड मैनर एज स्टेटेड इन सब रेगुलेशन 1। तो जो आप डिस्काउंट पे शेयर देने लगे हैं उसको भी अंडरराइट करना जरूरी है। वहां पर हमने वो फाइनेंशियल नंबर्स देखे थे ना कि कितना डिस्काउंट दे सकते हैं कितना नहीं दे सकते। यहाँ पे वो ये कह रहा है कि आपने अंडरराइटिंग करवानी है ताकि जब आप डिस्काउंट पे शेयर दें तो ये ना हो कि आपके शेयर को सब्सक्राइब ही ना करता हो। इसके पर वो कहता है कि जो बुक क्लोजर है, जो आप अपनी शेयर ट्रांसफर बुक्स को क्लोज करते हैं किसी भी पर्पज के लिए, फॉर द इशू शैल बी मेड विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर अंदर आपने ये बुक क्लोजर कर देना है। फ्रॉम द डेट ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन और विद इन सच टाइम पीरियड एज अप्रूव्ड बाय द कमीशन, जो पीरियड कमीशन अप्रूव करेगा उसके अंदर जाएंगे 30 दिन का वो आपको टाइम दे रहा है कि 30 दिन के अंदर आपने बुक जो है वो क्लोज कर दें ताकि लोगों को जल्द से जल्द ये शेयर दिए जा सके। और लिस्टेड कंपनी के केस में एक रिक्वायरमेंट है, ये राइट शेयर दे रहे हूँ कि जो लेटर ऑफ ऑफर ऑफ राइट है वो डिस्पैच करने हैं, ये आपने क्रेडिट करने हैं विद इन टाइम पीरियड एज स्पेसिफाइड बाय द लिस्टिंग रेगुलेशंस। तो उसमें जो टाइम दिया गया उसके मुताबिक आपने उनको या क्रेडिट कर देना या आपने डिस्पैच करना है। जो ट्रेड हो रहा था ना शेयर, वो बेसिकली आपके अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वो लेटर ऑफ राइट्स जो है वो क्रेडिट आया होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। A right issue once announced by the board of a listed company shall not be varied, postponed, withdrawn or cancelled. एक बार आपने अनाउंस कर दिया ना, ये कमान से निकला हुआ वो तीर है, वो कह रहा है कि वो वापस नहीं आ सकता, ना ही रुक सकता है और ना ही कैंसिल हो सकता है। ठीक है जी। पहले अगर आप पुराने रूल्स पढ़ें तो उसके अंदर बड़ी ज्यादा कंडीशंस थी, जिन्होंने सिंप्लीफाई करके बहुत कम कर दिया, तो थोड़ी सी स्टूडेंट की जिंदगी यहाँ से आसान हो गई है। तो जहाँ इतनी मुश्किलात हैं वहाँ आसानियाँ भी। देखिए हम बोनस इशू पढ़ेंगे, बोनस इशू पढ़ के फिर हम थोड़ी सी ब्रेक करेंगे और फिर बाकी वाला हम आगे बढ़ेंगे। बोनस इशू में वो ये कहता है कि कंडीशंस फॉर बोनस इशू। सर एक चीज पूछनी है जी सर, ये फ्री रिजर्व वाली बात खत्म होगी है जो उसमें थी पहले, हाँ जी, ये जो वो प्रीमियम पुराने चार्ज करना रेगुलेशन, है हाँ जी वो खत्म हो गया है यहाँ पे। अब मतलब हम किसी भी अमाउंट पे दे सकते हैं प्रीमियम। हाँ जी, अगर आपका शेयर मार्केट में ट्रेड हो रहा है 1100 रुपये पे, बेशक आपका फ्री रिजर्व नहीं है तो आप 1000 1500 साढ़े 1100 पे ट्रेड हो रहा है तो 1000 रुपये 50 रुपये भी दे सकते हैं। ठीक। ठीक है। लेकिन दानिश जो है वो पहले ब्रेक करना चाह रहा है दानिश यार, ये असल में बोनस इश्यू जो है ना, ये थोड़ा सही है, यानी कि ये इतना सही है बस बस तो कर लेंगे तो जरा दिल को इत्मीनान देगा यार कुछ करके ब्रेक किया है ठीक है, इसको कर लेते हैं। वो ये कह रहा है कानून बनाने वाला, यार ये चैट बॉक्स फिट नहीं हो रहा है, एक मिनट। Accompanied once with the provision of its articles of association may issue, ये ब्रेक पहले करवाने के चक्कर में काम खराब हो गया। अब आ गया। Accompanied once with the provision of its articles of association may issue bonus shares subject to the following conditions. कंडीशन क्या है जी कि बोनस शेयर जो है वो आपका बोर्ड अप्रूव करेगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, अगर लिस्टेड कंपनी है तो जो बोर्ड की रेजोल्यूशन है जो इशू कर रही है बोनस इशू, वो आपने कम्युनिकेट कर देनी है कमीशन को एंड सिक्योरिटी एक्सचेंज को ऑन द सेम डे, यानी कि जिस दिन आपने डिसीजन किया था उसी दिन आपने उन दोनों को इन्फॉर्म भी कर देना है। और जो डिसीजन है बोर्ड का टू इशू बोनस शेयर शैल नॉट बी वैलिड, पोस्टपोन, विथड्रॉन और कैंसल्ड। तो ये भी जो आपका फैसला है ना बोनस शेयर इशू करने का, ये भी कमान से निकला हुआ तीरा वापिस नहीं आ सकता। पुराने स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे यार वो कहाँ गया कि जनाब आपके रिजर्व्स इतने होने चाहिए और बोनस इशू के बाद इतने रिजर्व 25% बच जाने चाहिए और ऑडिटर सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, वो सारा कुछ उन्होंने डिलीट कर दिया और जिंदगी मजीद आसान कर दी, यानी कि इतनी आसानियां पैदा कर दी हैं आप लोगों के लिए कि कमाल है। ठीक है जी।
उसके बाद हम चैप्टर 4 पढ़ेंगे ब्रेक के बाद। तो क्लास हमारी स्टार्ट होगी दोबारा 9:10। जी, आप लोगों को आवाज और स्क्रीन नजर आ रही है? मतलब आवाज आ रही है और स्क्रीन नजर आ रही है? ले जी, हमारा अब जो अगला था चैप्टर वो है कि अगर आपने अदर देन राइट ऑफर करना है, यानी कि जिनका राइट बनता, हक बनता, उनको शेयर नहीं दे रहे हैं, बल्कि आपने किसी और को शेयर देने हैं, तो फिर क्या कंडीशंस को आपने कंप्लाई करना है। तो उसमें वो ये कह रहा है कि आप पब्लिक कंपनी जो है ना, ये आप सिर्फ पब्लिक कंपनी कर सकती है काम, प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकती है। ठीक है, पब्लिक कंपनी में इशू फर्दर शेयर्स बाय वे ऑफ अदर देन राइट। अच्छा जी, एक नीम का क्वेश्चन है कि प्राइवेट कंपनी अदर देन राइट शेयर नहीं दे सकती। हाँ जी, इस मेथड के तहत नहीं दे सकती। उसका तरीकेकार ये होता है कि आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को शेयर ऑफर करते हैं, वो अपने इसको डिक्लाइन कर देते हैं, जी हम ये शेयर नहीं लेना चाहते। उसके बाद फिर डायरेक्टर के पास पावर होती है कि वो जैसे भी डिस्पोज ऑफ करना चाहिए, यानी कि वो जिसको भी देना चाहें वो दे सकते हैं। तो उसके लिए फिर ये टू स्टेप अप्रोच अडॉप्ट की जाती है, नहीं प्रैक्टिकल लाइफ। तो यहाँ पर अगर ये पब्लिक कंपनी अगर देने हैं अदर देन राइट, तो वो उसमें दे सकती है कंपनी, ये कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। सबसे पहला ये है कि बोर्ड से अप्रूवल लें, उसकी प्रपोजल करवाएं बोर्ड से। फिर उसके बाद जो आपकी प्रपोजल है उसने क्लियरली ये चीजें बतानी है कि प्रपोजल ऑफ द बोर्ड टू इशू शेयर्स विदाउट राइट ऑफर इज सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर्स ऑफ द कमीशन। उसने बोर्ड ने लिखा है अपने रेजोल्यूशन के अंदर कि जी ये पहले शेयर होल्डर अप्रूव करेंगे, फिर इसको कमीशन भी अप्रूव करेगा। क्वांटम ऑफ द इशू बोथ इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स एंड परसेंटेज ऑफ पेड अप कैपिटल बिफोर एंड आफ्टर द इशू। इशू करने से पहले परसेंटेज क्या होगी और इशू करने के बाद परसेंटेज क्या होगी, इन दोनों में फर्क आ जाएगा, इशू करने से पहले इशू करने के बाद। और वेरी गुड, फर्क आ जाएगा, ठीक है। सी ने कहा था जी इशू प्राइस पर शेयर एंड जस्टिफिकेशन फॉर द सेम, प्राइस क्या होगी और उस प्राइस की जस्टिफिकेशन क्या है, इतनी प्राइस क्यों रखी है। डी, कंसिडरेशन अगेंस्ट द शेयर आर प्रपोज टू बी इशूड, कैश और अदर देन कैश। तो जो शेयर आप इशू कर रहे हैं अदर देन राइट, इसके अगेंस्ट आप कैश लेंगे या कुछ और चीज लेंगे। नेम ऑफ द पर्संस, देयर प्रोफाइल, existing shareholding if any in the company to whom the shares are proposed to be issued। तो आप जिसको इशू करें, अगर आपका कोई वहाँ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग है तो आपने बता देनी है। पर्पज आपने बताना है कि हम क्यों इशू करना चाह रहे हैं शेयर, उसको आपका राइट है, आपको क्यों नहीं दे रहे। जस्टिफिकेशन फॉर द इशू ऑफ शेयर्स बाय वे ऑफ अदर देन राइट, तो उसकी भी जस्टिफिकेशन देनी है कि आपका जो राइट है आपको क्यों नहीं दिया जा रहा, किसी और को क्यों दिया जा रहा है। बेनिफिट्स ऑफ द इशू, कंपनी को क्या होंगे, मेंबर्स होंगे, ब्रेकअप वैल्यू पर शेयर आपने बता देनी है। और कंसेंट ऑफ द पर्संस टू होम द शेयर्स आर टू बी इशूड, उसकी कंसेंट सर आपने एक पहले लिखनी है कि जी बताइए। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अदर देन राइट से मुराद ये तो नहीं है कि आप जो स्पेसिफिक मतलब कि वो थी परसेंटेज थी प्रपोर्शन ऑफ शेयर होल्डिंग, उसके हम्म। अलावा शेयर इशू कर रहे हैं, चाहे वो आप अपने मेंबर्स को ही दोबारा इशू कर रहे हैं तो वो अदर देन शेयर ही होंगे, क्योंकि अभी अगर ऊपर आप होता है ना कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग हो उसके पास। हेलो। अदर देन राइट शेयर के अंदर ये होता है कि आप प्रोपोर्शनेटली जिसका जो राइट बनता है उसको राइट दे रहे हैं, ठीक जी। है। और अगर आप वो उस प्रोपोर्शन में नहीं दे रहे, आप किसी बंदे को दे रहे हैं, बेशक आपका वो पहले से शेयर होल्डर है, लेकिन आप उसको एक अलग से शेयर दे रहे हैं ना, उसके राइट से हट के। अच्छा ठीक है। तो वो उसके राइट से हट गया तो वो अदर देन राइट में आ जाएगा। और जिसको आपने शेयर देने उसकी कंसेंट भी आपने जो है ना बोर्ड में रेजोल्यूशन में बतानी है कि ले लिया कि नहीं लिया।
आगे के में वो ये कहता है कि जो प्रपोज न्यू शेयर्स हैं शैल रैंक पारी पासु। पारी पासु का मतलब होता है कि प्रोपोर्शनेट उनका रैंक होएगा, बराबर का इनका रैंक होएगा। इन ऑल रिस्पेक्ट्स विद द एग्जिस्टिंग ओल्ड शेयर्स ऑफ द कंपनी। तो जितने भी आप नए शेयर इशू करेंगे उनका रैंक जो आप पुराने शेयर्स के बराबर ही बिल्कुल होगा। In case the proposed new shares are different from the issued ordinary shares in any respect, then the board decisions must state the differences in detail. अब आप कहेंगे यार ये शेयर्स के अंदर डिफरेंस कैसे आ सकता है, तो वो ऐसे आ सकता है, नीचे जाके हम पढ़ेंगे अभी कि डिफरेंट क्लासेस एंड काइंड के शेयर आप इशू कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप एक नई क्लास इशू कर सकते हैं शेयर की जिसमें आप ये कहेंगे कि आपके पास वोटिंग राइट्स नहीं होंगे, आपको सिर्फ डिविडेंड मिलेगा लेकिन आप वोट नहीं डाल सकते। और इस तरह की कोई चीज है उसके अंदर लगी हुई कोई कंडीशन, तो आपने वो बता देनी है अपने रेजोल्यूशन में। हाँ जी, क्लास ए शेयर और क्लास बी शेयर जो हैं वो अगर आप डिफरेंट क्लास के इशू करने लगे अदर देन राइट, तो वो भी आपने बताया। एवरेज मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर आपने बतानी है। इन केस ऑफ अ लिस्टेड कंपनी, अगर लिस्टेड कंपनी है तो आपने ये बतानी है, क्योंकि लिस्टेड कंपनी के अलावा दूसरी कंपनी की मार्केट प्राइस अवेलेबल नहीं होती। तो पिछले 3 साल की आपने बता देनी है, एज वेल एज द लेटेस्ट अवेलेबल मार्केट प्राइस। यानी कि अगर लिस्टेड कंपनी किसी को शेयर देना चाह रही है अदर देन राइट, तो उसने ये अपनी पिछले 3 साल की प्राइस बतानी है, मार्केट प्राइस ये रही है और अब मैं इस प्राइस के ऊपर किसी फलाने बंदे को शेयर देने लगी। यहाँ पर आप शेयर इशू करना चाहते हैं फॉर कंसिडरेशन अदर देन इन कैश, कैश लेना चाह रहे हैं यानी कि कोई मशीनरी वगैरह लेके शेयर देना चाह रहे हैं, तो नॉन कैश एसेट या सर्विस की जो वैल्यू है या इंटेंजिबल एसेट की वैल्यू है वो एक वैल्यू बताएगा जी इसकी इतनी वैल्यू बनती है कि नहीं बनती। और जो आप वैल्यूशन करवाएंगे, जो वैल्यूशन रिपोर्ट है वो 6 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। जब आप कमीशन का फिक्शन दे रहे हैं तो 6 महीने से पुरानी वैल्यूशन रिपोर्ट नहीं होनी चाहिए। जब भी आप ये फैसला करेंगे कि हमने ये शेयर देने हैं, तो आपने स्टॉक एक्सचेंज और कमीशन को उस दिन आपने इन्फॉर्म कर देना। ठीक है जी, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब हम चलते हैं जिसके चैप्टर नंबर 5 के ऊपर, जो कि डील करता है क्लासेस एंड काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। अच्छा जी, इसको पढ़ने से पहले हमें प्रोबेबली सेक्शन 58 जो है वो पढ़ना पड़ेगा। A company may issue shares with differential rights under section 58 of the act subject to compliance with the following conditions namely। तो ये जरा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, तो अगर कोई नींद शींद आ रही है तो जरा मुंह से धो के आ जाए ताकि इसको सही तरीके से समझ आए, क्योंकि नहीं लेटे तो नहीं हुए। अगर लेटे हुए हैं तो बैठ जाए, बैठे हुए हैं तो खड़े ना हो, बैठे ही नहीं लेकिन मुंह से बोलेगा। चलते हैं सेक्शन 58 पे। A company having share capital shall issue only fully paid shares। तो कंपनी सिर्फ फुली पेड शेयर इशू कर सकती है, पार्टली पेड शेयर इशू नहीं कर सकती। पुराने जमाने में पार्टी पेड शेयर्स भी होते थे, यानी कि आप 5 रुपए पहले दे देते थे और बाकी 5 रुपए रह जाते थे तो वो बाद में जमा करवाते थे। Each may be of different kinds and classes as provided by memorandum in articles, or provided that different rights and privileges in relation to different kinds and classes of share may only be conferred such manner as may be specified। तो 58 को अगर आप ना भी पढ़े ना तो आपका एग्जाम पास हो जाएगा। आपको पढ़ने की जरूरत है सेक्शन 38 और 59। सेक्शन 38 को पढ़ते हैं जी, फिर 59 को पढ़ेंगे। तो जी आर्टिकल की अल्ट्रेशन की बात कर रहा है। A company may by special resolution alter its articles, and any alteration so made shall be as valid as if originally contained in the articles। ठीक है, आगे वो कहता है provided that where such alteration affects the substantive rights or liabilities of members or of a class of members। कि आप मेंबर्स के कोई राइट्स आप चेंज करने लगे हैं, उसमें कोई ऑल्ट्रेशन करने लगे हैं, डिफरेंट राइट्स देने लगे हैं, it shall be carried out only if a majority of at least 3/4
3/4 ऑफ द मेंबर्स और ऑफ द क्लास ऑफ मेंबर्स जो इफेक्ट हो रहे हैं, एक्सरसाइज द ऑप्शन, वो ऑप्शन एक्सरसाइज करें, ठीक है जी, थ्रू वोट पर्सनली और थ्रू प्रोक्सी वोट फॉर सच ऑल्ट्रेशन। तो अगर आप अपने आर्टिकल में कोई ऐसी चीज चेंज करने लगे हैं जिसकी वजह से राइट्स या लायबिलिटीज चेंज होने लगी हैं शेयर होल्डर्स की या आपके मेंबर्स की या किसी क्लास ऑफ मेंबर्स की, तो वो चेंज तभी आ सकती है अगर 3/4 मेंबर्स जो है ना उस क्लास के, वो उसकी ऑप्शन को ओके करें वोट डाल के। हाँ, मुझे ये बताइए 3/4 जो है, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें और स्पेशल रेजोल्यूशन में कोई फर्क है? ओ वेरी, फर्क क्या है भाई? नहीं का कहना कि इसमें फर्क है। सर वो 3/4 ऑफ द प्रेजेंट मेंबर्स है और ये 3/4 ये इन जो अफेक्टेड है उनकी है, जो ये टोटल मेंबर्स है, बिल्कुल। ये जो टोटल मेंबर्स इफेक्ट हुए हैं उनके अगर 75% कहेंगे ठीक है जी, आप हमारे राइट अगर कम कर रहे हैं, दूसरे के राइट चेंज कर रहे हैं, कोई भी चेंज अगर अल्टरेशन कर रहे हैं, तो इनकी फिर आपको अप्रूवल चाहिए होगी। और इसके अंदर अब हम चलते हैं जी 59 के ऊपर। या आप अपनी बुक में नोटिंग कर लीजिएगा कि इन सेक्शन को मिला के पढ़ना है। Variation of shareholders' rights. The variation of the right of the shareholder of any class shall be effected only in the manner laid down in section 38. जो भी हम पढ़ कर आए हैं, यानी कि 3/4 अगर आप अप्रूवल लेंगे, किसी का राइट आप चेंज करने लगे हैं, तो फिर वो चेंज हो सकती है। ये 59(1) ये कह रहा है। नंबर 2 बड़ा इंपॉर्टेंट है। No less than 10% of the class of shareholders who are aggrieved by the variation of their rights may within 30 days of the date of the resolution किए गए थे, वो कोर्ट को अप्लाई कर सकते हैं कि जनाब इसको कैंसिल करें। वो 3/4 ने ओके कर दिया है, लेकिन 10% शेयर होल्डर कहते हैं उससे थोड़े से ज्यादा कि जनाब वो वेरिएशन गलत अप्रूव हो गया, उसको रिवर्स करें, तो वो कोर्ट में एप्लीकेशन डाल सकते हैं। वो कोर्ट जो है वो पास नहीं करेगा कोई भी ऑर्डर जब तक कि उसको ये बताना दिया जाए कि सम फैक्ट्स जो थे उनका बेयरिंग था डिसीजन के ऊपर, यानी कि उनका इम्पैक्ट आना था डिसीजन के ऊपर, और वो जो फैक्ट्स थे वो विद हेल्ड कर लिए, कंपनी ने शेयर होल्डर को बताया ही नहीं। और वेरिएशन जो है वो अनफेयरली जो है वो प्रेजुडिस है, नुकसानदेह टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द क्लास रिप्रेजेंटेड बाय द एप्लीकेंट, जिन्होंने एप्लीकेशन दिया उनको नुकसान हो रहा है। नहीं जी, अब इसी तरह समरी जरा अंडरस्टैंड कर लें। समरी ये कहती है कि अगर आपने अपनी क्लास ए या क्लास बी के शेयर होल्डर आपने बनाने हैं, आपका भी ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल सिंपल होता है। अगर आप कोई नया ऑर्डिनरी शेयर निकालना चाहते हैं जिसमें वोटिंग राइट नहीं है या डिविडेंड के राइट ज़्यादा हैं या कम है, तो फिर आपने क्या करना है कि जो आपके पहले वाले शेयर होल्डर्स हैं ना, उसके 3/4 उसकी अप्रूवल देंगे कि ठीक है जी ऐसा कर दें। और 10% शेयर होल्डर अगर चाहें तो उसको रिवर्स भी करवा सकते हैं कोर्ट में जाके, लेकिन वो उसी बेस पे रिवर्स होएगा अगर कंपनी ने कोई इन्फॉर्मेशन भी हेल्प की हो या कोई अनफेयर डील की हो, वरना रिवर्स नहीं हो सकता। तो ये करवाकर आप फिर शेयर होल्डर्स के राइट को वेरिएट कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और जो राइट्स हैं, अब हम अपने चलते हैं जी रेगुलेशंस की तरफ और देखते हैं कौन कौन से राइट्स हैं और कंडीशंस क्या हैं उनको पूरा करने के लिए। The issue of shares with different rights is recommended by the board through resolution. रेजोल्यूशन में पहले तो बोर्ड इसको रिकमेंड करेगा जी कि हम डिफरेंट राइट्स वाले शेयर इशू करना चाहते हैं। अच्छा, इसमें बल्कि मैं आपको दिखाता हूँ, एक कंपनी है एसगार्ड 9 का नाम सुना है आप लोगों ने? ये जी एसगार्ड 9, इसका अगर आप देखेंगे ना कैपिटल, इसने ये वाला काम किया हुआ है जो हम पढ़ रहे हैं अभी। ये देखिए जिसका ऑथराइज शेयर कैपिटल है, इसके और वोटिंग शेयर्स हैं ऑथराइज के अंदर और नॉन वोटिंग शेयर्स हैं। ठीक, तो ये डिफरेंट क्लासेस हो गई। फिर इसके काइंड भी हैं, डिफरेंट काइंड भी है। एक काइंड ऑर्डिनरी शेयर की, दूसरी काइंड है प्रेफरेंस शेयर की, वो भी इसने इशू किया और वो नॉन वोटिंग है। फिर अगर आप इसके इशूड सब्सक्राइबर पेड कैपिटल में देखेंगे तो वहां पर उसके आ रहे हैं जी शेयर फुली पेड इन कैश, ये इसमें इशू किया। फिर एक कंपनी थी एग्रीटेक। एग्रीटेक का अगर आप देखेंगे, एक मिनट, उसकी बैलेंस शीट कहाँ चली गई?
जी इस वक्त पाकिस्तान में 2 कंपनी जिन्होंने ये काम किया है। ये देखें इसके हैं, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। क्लास ए शेयर, क्लास बी शेयर और क्लास सी शेयर्स, 3 किस्म की क्लासेस हैं। अब इनमें कोई फर्क होएगा। ए जो है वो ऑर्डिनरी शेयर है, जिसके अंदर वो उसने कहा जी कि अदर देन नॉन वोटिंग शेयर और रिस्ट्रिक्टिव राइट्स, और नीचे वाले उनको निकाल के बाकी सारे ऑर्डिनरी शेयर्स हैं। क्लास बी के अंदर क्या है, रिस्ट्रिक्टिव राइट्स हैं वोटिंग ऑर्डिनरी शेयर्स दैट हैव द रिस्ट्रिक्टेड और डिसप्रोपोर्शनेट राइट्स एंड प्रिविलेजेस। तो इनके रिस्ट्रिक्टिव वोटिंग राइट्स हैं क्लास बी में, पे वोट नहीं ज़्यादा डाल सकते। और जो सी वाले हैं वो नॉन वोटिंग है। रिस्ट्रिक्टिव राइट्स का मतलब ये होता है कि कुछ डिसीजंस हैं जिनके ऊपर ये वोट डाल सकते हैं और कुछ डिसीजन जिन पे ये वोट नहीं डाल सकेंगे, रिस्ट्रिक्शंस हैं कुछ के ऊपर। और नॉन वोटिंग का मतलब होता है कि बिल्कुल ही वोट नहीं डाल सकते, जो क्लास सी है इनकी। तो ये इनको उन्होंने शेयर इशू किए हैं और प्रेफरेंस शेयर यहाँ पे आ रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आप डिफरेंट क्लास के शेयर इशू करें तो आप कर सकते हैं। और कंडीशन क्या है कि आपने 3/4 से अप्रूवल पहले लेनी है और फिर आप उनको शेयर दे दें। एक क्वेश्चन है सारा का कि फिल्म में सुन ले यार, प्रेफरेंस शेयर के वोटिंग राइट्स होते हैं, वो आपकी चॉइस है। यहाँ पर अगर आप देखें तो उसने 5.2 में लिखा है कि प्रेफरेंस शेयर है, ये लिस्टेड है, नॉन वोटिंग है, रिडीमेबल है, कन्वर्टेबल है एंड क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। ये इतनी सारी इसके साथ कंडीशन लगी हैं। तो नॉर्मली जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनको डिविडेंड सबसे पहले दिया जाता है और आगे वो देने से पहले। चलते हैं जी रेगुलेशन की तरफ वापस। तो आप डिफरेंट राइट के इस तरह के शेयर इशू कर सकते हैं। और जो आपका बोर्ड का डिसीजन है उसके अंदर उसने कहा जी वो पर्टिकुलर जो मैंने ऊपर के तो आपने बता देने हैं। फिर आपने डिस्क्रिप्शन में बतानी है डिफरेंट काइंड ऑफ शेयर्स सच एज ऑर्डिनरी शेयर है या प्रेफरेंस शेयर है, ये काइंड्स होती हैं। और फिर क्लासेस आ जाती हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ डिफरेंट राइट्स सच एज डिफरेंट क्लास इन ईच काइंड, हर काइंड में आपने बताना है कि इसके राइट्स क्या हैं, प्रिविलेजेस क्या हैं, ये आपने सब कुछ बता देना बोर्ड रेजोल्यूशन के अंदर। शेयर जो इशू किए जा रहे हैं वो एज राइट किए जा रही हैं अदर देन राइट। यानी कि अगर आपके क्लास ए शेयर होल्डर्स हैं, सबसे पहले एक कंपनी है उसका सिर्फ एक ऑर्डनरी शेयर कैपिटल है, वो शेयर होल्डर मीटिंग में आए, उन्होंने कहा यार हम ये क्लास बी एक नहीं हमने क्लास बनाई है जिसके अंदर डिविडेंड थोड़ा ज्यादा दिया जाएगा और वोटिंग राइट नहीं होगा, ये हम शेयर इशू करना चाहते हैं। तो क्या हम ऑफर करते हैं? तो 3/4 कहते हैं जी बिल्कुल आप ये ऑफर करें पब्लिक को। वो कहेंगे यार पब्लिक ऑफर करेंगे या जो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं उनको पहले ऑफर करें, उन सब लोगों को प्रोपोर्शनेटली। तो फिर वो शेयर होल्डर बताएंगे जो मीटिंग में बैठे हैं जी कि आप उसको राइट शेयर के तौर पे, यानी कि उनका राइट है हम लोगों का, क्योंकि हम शेयर होल्डर हैं हमें पहले दिए जाएं, अगर हम ना लें तो फिर बोर्ड के पास पावर आ जाएगी, बोर्ड फिर जिसको मर्जी दे दे। और दूसरा वो ये कहते हैं यार हमने तो भाई नहीं लेना, हम तो इस कंपनी से पहले बड़े तंग हैं, आप इसको अदर देन राइट किसी और को ही को इशू कर, कोई अगर लेने के लिए तैयार आपकी किसी से बातचीत हो गई है तो आप उससे इशू कर। और ये आपको याद होगा अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि अगर अदर देन राइट है तो कमीशन से भी अप्रूवल लेनी है। कहते थे होल्डर ऑफ सच शेयर्स, डी पे चलते हैं। शैल बी एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन प्रॉफिट्स और सरप्लस फंड्स ऑफ द कंपनी, जो को ये मिलेंगे क्या वो इसके लिए एंटाइटल होंगे या नहीं होंगे सरप्लस फंड्स के अंदर, वो आपने बता देना है। Whether the holder of such shares shall be entitled to participate in surplus assets and profit of the company on its winding up। तो वाइंडिंग अप के ऊपर क्या उनको ये राइट्स मिलने हैं कि नहीं मिलने के, उनको भी शेयर दिया जाए कि ना दिया जाए। एफ में कहता है whether payment of dividend of preference share is on cumulative or non cumulative basis। cumulative basis ये होते हैं कि आपका डिविडेंड बन गया और उसके बाद अगले साल वो जो डिविडेंड आपका ऐड हो गया था उसके ऊपर फर्दर डिविडेंड मिलेगा। और नॉन कैमुलेटिव है कि आपका डिविडेंड एक्यूमुलेट होता जा रहा है लेकिन उसके ऊपर फर्दर डिविडेंड आप। शेयर्स जो आपको इशू किए जा रहे हैं वो कन्वर्टेबल हैं ऑर्डिनरी शेयर्स के अंदर, अगर हैं तो आपने मोड बताना है, मैकेनिज्म बताना है एंड मैनर ऑफ सच कन्वर्जन। ये किस तरीके से शेयर्स जो हैं ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट किए जाएंगे। फिर वो ये कहता है कि जो आपका राइट है वो फोल्डर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स रिगार्डिंग डिविडेंड, ये प्रेफरेंस शेयर की बात कर रहा है स्पेसिफिकली। कि उनके डिविडेंड का क्या राइट है, पार्टिसिपेशन जनरल मीटिंग में वो आएंगे कि नहीं आ सकते, वोटिंग उन्होंने करनी है कि नहीं करनी, बिफोर एंड आफ्टर कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इनटू ऑर्डिनरी शेयर्स, के कन्वर्ट होने से पहले कर सकते हैं ये वाले काम, ये नहीं कर सकते, और कन्वर्ट होने के बाद ये वाले काम कर सकते हैं ये नहीं कर सकते, ये आपने
कंडीशन अपनी बता देनी है रेजोल्यूशन के अंदर। इन केस द शेयर्स आर पार्शली और होली रिडीमेबल, अगर वो शेयर आपने लेके पैसे उनके वापस कर देने हैं तो फिर मोड एंड मैनर आपने रिडेम्पशन का बताना कि किससे किस के पैसे वापस किए जाएंगे, और कोई भी फीचर है जो कि बोर्ड समझता है ये लिखना जरूरी है वो आप लिख देंगे वहाँ पे। ये जब बोर्ड ने फिर प्रपोज किया उसके बाद आपने फिर एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी है, और ये डिफरेंशियल राइट्स वाले शेयर जो हैं स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू ऑथराइज किए जाएंगे। और फिर उसके बाद वो कहता है कि कंपनी ने अप्रूवल लेनी है कमीशन की फॉर इशुएंस ऑफ सच शेयर्स। तो यानी कि जब भी आपने डिफरेंशियल राइट्स के शेयर इशू करने हैं तो लॉ ने रेगुलेशन ये बता दिया है, तो उसको कभी कमीशन से आपने पूछ के ये काम करना है। आगे लॉ ये कहता है जो कंपनी है वो अमेंड नहीं कर सकती, ना ही अल्टर कर सकती है, ना ही वेरी यानी कि चेंज कर सकती है, ना ही रीअसेस कर सकती है टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सच इशू without approval of the preference shareholders and the commission। ये बीच में प्रेफरेंस शेयर कहाँ से आ गया यार? ये जी थोड़ी लॉ की नॉर्मली लग रही है इस सेंस में कि ये जो कह रहा है कि सच इशू, तो सच इशू से समझ ही आती है कि ऐसा इशू जिसके अंदर डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स हैं, तो वो कोई भी शेयर हो सकते हैं। आगे वो कह रहा है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर की अप्रूवल के बगैर नहीं कर सकता। तो ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रेफरेंस क्यों दिया है? अगर वो फॉर एग्जाम्पल ऑलरेडी शेयर होल्डर ही थे, तो ऑलरेडी शेयर होल्डर के अगर क्लास ए या क्लास बी को और आप अमेंड करना चाहते हैं तो आपने अपने शेयर होल्डर से बाकियों से पूछना है। कमीशन के पूछने की बात सही रहती है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर से पूछने की जो बात है वो थोड़ी सी पता नहीं किस वजह से यहाँ पे आ गई है। सारा का कहना है कि ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर की जगह सिर्फ अफेक्टेड शेयर होल्डर्स, यस, या रेलिवेंट शेयर होल्डर होने चाहिए थे, तो फिर जो है अंडरस्टैंडिंग जरा ईजी हो जाती। कल कानून वाले ने कानूनदान ने बना दिया तो इसको ऐसे पढ़ना पड़ेगा। In case a company perform an act which is contradictory to the provisions to clauses 5, अब द कमीशन जो है वो क्या करेगा? डायरेक्शन देगा सच कंपनी को टू रिडीम द इंटायर इशू विद इमीडिएट इफेक्ट एंड मेक फुल कॉम्पनसेशन अलोंग विद इंटरेस्ट अक्रूड देयरिन इफ एनी। तो वो कहेगा जी कि आप ये शेयर डीम करें और उसका इंटरेस्ट है वो भी पे करें। फिर वो कहेगा कंपनी को डायरेक्शन देगा कि इंटायर इशू को जो है वो कन्वर्ट कर दे ऑर्डिनरी शेयर्स में। ये भी डायरेक्शन दी जा सकती है। give direction to deemed appropriate by the commission through an order after providing the company an opportunity of hearing। तो कोई भी जो उसको डीम ऑर्डर अच्छा लगता है, जो समझता है कि सही ऑर्डर है, पास कर देना चाहिए। अपॉर्चुनिटी की हियरिंग हियरिंग की अपॉर्चुनिटी दे के वो ऑर्डर पास किया जा सकता है। ले जी ये था हमारा वेरिएशन इन शेयर होल्डर्स राइट्स या क्लासेस एंड काइंड ऑफ शेयर कैपिटल। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से क्लास को करते हैं आज खत्म। अगर आप पढ़ने की हिम्मत है, पढ़ना चाहते हैं तो फिर हम पढ़ लेते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। तो अगर खत्म करना चाहते हैं तो फिर हम इसको कल जो अपनी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम और ये इससे रिलेटेड जो शेयर कैपिटल है, जो हमारे पास पेपर्स हैं उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे कि उसमें क्या क्या क्वेश्चन आए हैं। तो कोई क्वेश्चन अगर आप लोग पूछना चाहें तो आप लोग पूछ सकते हैं। स्वाइप के बुक कौन सी परचेज करनी है, वो एक अजीबोगरीब सा क्वेश्चन है, उसका अभी तक कोई सही जवाब नहीं है। ले जी, तो कल फिर आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी 8 बजे, और हम फिर स्टार्ट करेंगे एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। ले जी, अल्लाह हाफ़िज़।
नहीं, और नईम का कहना है कि ऑडिटर भी देते हैं फर्दर इशू पे सर्टिफिकेट। जो भी हमने रेगुलेशन पढ़े हैं यहाँ पर तो इस तरह का नहीं आ रहा। सर ये ब्रेकअप में दे रहे होते हाँ, हैं? ये मेरे ख्याल से कंपनीज एक्ट में कहीं पे लिखा हुआ है, ये मैं आपको क्वेश्चन जो है कॉल एड्रेस कर दूंगा, उसकी रेलेवेंट प्रूविंग को देख के जरा। क्योंकि क्लाइंट मुझे कह रहा था कि यार उसको सर्टिफिकेट चाहिए फर्दर इशू का, तो मैं वही देख हाँ, रहा हूँ, वो तो बात मिली नहीं। नहीं नहीं, वो सर्टिफिकेट चाहिए होता है उस चीज़ का कि आपकी जो शेयर डिपॉजिट मनी है वो कंपनी में आ गई है या नहीं आ गई है। अच्छा, इसके लिए जो हाँ, तो ऑडिटर ने सब्सक्रिप्शन है। वेरीफाई करना था कि ये अमाउंट या रिसीव हो गया, उसकी जो रेलेवेंट प्रूविंग है वो मैं कल आपसे शेयर करूँगा। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, चलिए, ये जनाब इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी।